घर के बड़े बेटे बने हो, इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो कैसे चलेगा? चावल की थाली पर दाल कटोरी से डालते ही देवेश का हाथ अपनी माँ की बात सुनकर रुक गया। अभी हाल ही में माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने 2 मंजिला मकान बनवाकर तैयार किया था। जेब में अब जरा भी पैसे नहीं बचे थे, ऊपर से फिर से एक नई जिम्मेदारी का बोझ। लेकिन कौशल्या देवी अपने बेटे की मजबूरी समझे तब ना। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वे बोली, ऐसे तो जैसे तैसे गृहस्थी घिसट घिसट कर चल ही रही है। तुम्हारी परेशानी देखकर मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी इकलौती छोटी बहन की शादी सिर्फ थोड़े से पैसों की वजह से रुक जाए। अपनी एक ही बहन के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करने में इतनी आनाकानी? बहू आजकल तुम्हारे कान में कोई मंत्र फूंक रही है क्या? थोड़े से पैसे नहीं माँ, लाखों रुपए की बात है। आपकी जिद पर अभी अभी तो नया मकान बनवाकर खत्म किया है, अब फिर से शादी शादी की रट लगा ली है आपने। अरे राम राम, मैं क्या शौक से नाच रही हूँ? इतने सालों से नौकरी कर रहे हो और कह रहे हो कुछ जमा ही नहीं पाए। उस खाली हाथ वाले घर से लड़की लाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसने अपने मायके में तो कुछ देखा नहीं था, अब यहाँ आकर मेरे घर परिवार का कबाड़ा करने में लगी है। सब किस्मत का खेल है, वरना मैं खुद जाकर उस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर क्यों लाती? देवेश ने बीच में टोकते हुए कहा, हर बात में आप अनामिका को क्यों घसीटती है माँ? अकेले दम पर पूरे घर का ध्यान रखती है, तभी तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। गठिया के दर्द से आधे से ज्यादा दिन आप बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, तो वही तो सब संभालती है। और सुमन की फरमाइशें भी कुछ कम नहीं होती। मैं कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। पैसों की तंगी की वजह से हम घर में कामवाली तक नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी अनामिका के मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं निकली। और रही बात सुमन की शादी की, तो मैंने कब कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा? लेकिन आप जिस तरह से शाही इंतजाम करना चाहती हैं, उतना पैसा अचानक कहाँ से लाऊं, यही समझ नहीं आ रहा है। एक बार फिर सोच लीजिए माँ। इतनी देर से खाने की थाली से उलझी रही सुमन भड़क उठी, भैया तुम्हें तो बस अपनी पत्नी की तकलीफ ही दिखेगी। मेरे लिए तुम्हें कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। विवेक मुझे एक जोड़े कपड़े में भी ब्याह कर ले जाएगा, इतना भरोसा है मुझे उस पर। बस ससुराल जाके ताने सुनने पड़ेंगे, यही ना? वो सब भी मैं सह लूंगी। बोलते बोलते सुमन फूट फूट कर रो पड़ी। बिल्कुल कौशल्या देवी के अंदाज में ही हताशा भरे लहजे में वह आगे बोली, लड़की बनकर जन्मी हूं तो ताने सुनने के सिवा रास्ता ही क्या है? देवेश ने शांत स्वर में कहा, उससे बेहतर है कि तुम कुछ कमाने की कोशिश करो। जब अपने हाथ में पैसे होंगे तो चाहे पति हो या कोई और, तुम्हें बातें सुनाने की हिम्मत नहीं करेगा। बाकी जैसा तुम्हें सही लगे। कौशल्या देवी तपाक से बोली, मेरी नन्ही सी बच्ची बाहर निकलकर लोगों की गुलामी करने जाएगी क्या? और जब सर पर बड़ा भाई बैठा है तो क्या वो अपनी शादी का खर्चा खुद उठाएगी? आज ही मैं छोटू को फोन करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहता है। बड़ा भाई होकर बहन की भविष्य की कोई फिक्र नहीं है, ये कैसा भाई है? कौशल्या देवी रोना धोना मचाने लगी। घर का बड़ा बेटा होने का मतलब मजबूत बनना होता है। छोटे भाई बहनों की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होती है। देवेश मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, इस वक्त इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? अरे अनामिका, तुम ही बताओ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? देवेश उदास होकर बोला, अभी तो माँ के कहने पर पाई पाई जोड़कर ये 2 मंजिला मकान बनवाया, और अब देख रहा हूँ कि वे सुमन की शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। तुम ही बताओ, जो लोग अभी से ही इतने गहने, नेक न्यौछावर और फर्नीचर रखने की फिराक में हैं, वे कल को और मांगे नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तब मैं कैसे संभालूंगा सब? अनामिका ने प्यार से पति के हाथों पर अपना हाथ रखा और बोली, माँ जी की जो पेंशन आ रही है वो तो इतने दिनों से जमा ही हो रही है ना? सुमन की शादी के लिए उसमें से कुछ देने को कहो तो बाकी का इंतजाम आप जैसे तैसे कर लीजिए।
आखिर आपकी एक ही तो बहन है। बड़े भाई होने के नाते अगर फर्ज नहीं निभाएंगे तो दुनिया चार बातें बनाएगी, और दुनिया की छोड़िए, आपकी सगी माँ ही सबको गाती फिरेंगी। बस एक ही बात कहूँगी, जितनी आपकी हैसियत हो उतना ही कीजिए। कल को बीमार पड़ गए तो कोई देखने नहीं आएगा। आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है। यहाँ भाई बहन कोई काम नहीं आते, कभी नहीं आए। देवेश मन ही मन बुदबुदाया। उसके चेहरे की हताशा देखकर लग रहा था मानो एक ही दिन में उसकी उम्र कई साल बढ़ गई हो। अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहे और कैसे ढाढ़स बंधाए। उधर दूसरे कमरे में कौशल्या देवी और सुमन के बीच बातचीत चल रही थी। मैं कह रही हूं नमा, छोटे भैया को फोन करने का कोई फायदा नहीं होगा, सुमन बोली। अच्छी तरह जानती तो हो अपने छोटे लाडले को, महा कंजूस और मक्खी चूस है। 1 रुपया भी जेब से नहीं निकालेगा, उल्टा हजारों नसीहतें देकर फोन काट देगा। बड़े भैया तो सीधे साधे हैं, कभी कभी थोड़ा ज्ञान जरूर झाड़ते हैं, लेकिन अगर सही से दबाव बनाए जाए तो पैसा आराम से निकाल देंगे। देखा नहीं तुम्हारे कहने पर कैसा 2 मंजिला मकान बनवा दिया, कौशल्या देवी ने टोका। लेकिन तू अचानक ये सब कहने क्यों लगी कि विवेक तुझे एक जोड़ी कपड़े में ब्याह कर ले जाएगा? अगर सच में तेरे बड़े भैया ने तेरी बात पकड़ ली तो? अब तो उसकी बीवी भी आ गई है, कान भरने वाली मिल गई है उसे। अरे माँ, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, सुमन बोली। इसलिए क्या बड़े भैया मुझे एक जोड़ी कपड़े में विदा कर देंगे? और अगर वे अपनी बीवी की सुनते तो तुम्हारा इस चमचमाते 2 मंजिला मकान का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता। कौशल्या देवी ठसक से बोली। अगर वह न भी देना चाहे तो क्या मैं छोड़ दूंगी? तेरी शादी का पूरा खर्चा उसी को उठाना पड़ेगा। घर का बड़ा बनकर पैदा हुआ है तो जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? बड़ों को तो हमेशा त्याग करना ही पड़ता है, उन्हीं के त्याग पर तो पूरे परिवार की नींव टिकती है। अगले दिन सुबह रसोई घर में दाल में छोंक लगा रही अनामिका के पास जाकर कौशल्या देवी सीधे बोली, बहू जरा अपना वो सोने का हार और अंगूठी देना तो, साथ में वो कंगन की जोड़ी भी। अब सारे गहने नए सिरे से बनवाना तो मुमकिन नहीं है ना। गहने बनवाए ही इसलिए जाते हैं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इतना तो जानती ही होगी। परिवार को खुश और एकजुट रखने के लिए बड़ी बहू को थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ता है। अनामिका शांत रहकर अपनी सास की बात सुनती रही, फिर बड़े ही दृढ़ और स्पष्ट स्वर में बोली, माँ जी, मेरे पास जितने भी गहने हैं वे सब केवल मेरी बेटी पारुल के लिए हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने सारे गहने सुमन के लिए पहले से ही संभाल कर रखे हुए हैं। क्या इतनी बड़ी बात? सास के मुंह पर जवान चलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ठहरो, जरा देवेश को आने दो। आज इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं। कौशल्या देवी ने जितना आसान सोचा था, मामला उतना आसान निकला नहीं। शाम को काम से लौटते ही देवेश के आते ही वे रोना धोना शुरू करके बहू की हजारों शिकायतें करने लगी। जो बहू घर में आकर सास की बात तक ना सुने, उस गृहस्थी की क्या इज्जत रह जाती है। ढूंढ ढूंढ कर किसी छोटे मोटे घर की लड़की को बहू बनाकर लाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल हुई। इन लोगों को घर में लक्ष्मी लाना आता ही नहीं। देवेश ने शांत होकर कहा, माँ, वे चाहे जितने भी छोटे घर के हो, कभी मेरे सामने आकर हाथ फैलाने नहीं आए। और वैसे भी अनामिका के पास जो थोड़े बहुत गहने हैं वे सब उसके मायके से मिले हैं, सिवाय उस पतली सी सोने की अंगूठी के जो हमने मुंह दिखाई में दी थी। घर परिवार की जिम्मेदारियों के तले दबकर मैं आज तक उसके लिए एक तिनका नहीं बनवा सका। गहना बनवाना तो दूर, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें तक पूरी नहीं कर पाया, कहीं घुमाने तक नहीं ले जा सका। शादी के बाद हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन अनामिका सब कुछ चुपचाप सहकर घर संभाल रही है। अब अगर वो अपने मायके के गहने नहीं देना चाहती तो मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और माँ, छोटू खुद अच्छी नौकरी करता है, फिर भी शहर के खर्चे पूरे ना होने का बहाना बनाता है। आपके कहने पर ही मैं हर महीने उसे पैसे भेजता हूँ। कभी मेरी हालत भी समझ कर देखिए माँ। कौशल्या देवी तपाक से बोली,
इसलिए तो बहू से गहने मांग रही थी ताकि तेरे सिर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। गहने किस दिन काम आएंगे छोटी ननद के लिए? क्या तेरी बीवी इतना सा त्याग भी नहीं कर सकती? बस मुंह चलाकर बड़ी बड़ी बातें बनवा लो। उस नीच घराने से लड़की लाना ही मेरी मति मारी गई थी। देखना, छोटे वाली के लिए गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। किसी बड़े और अमीर घर की इकलौती बेटी लाऊंगी जो ढेरों सोने के गहने, गाड़ी, टीवी, फ्रिज सब दहेज में लेकर आएगी। पूरे घर को सामान से भर देगी और शादी के अगले ही दिन अपने सारे गहने लाकर मेरे हाथों में रख देगी। जैसा कहूंगी वैसा ही करेगी। हमेशा माँ को समझा बुझाकर शांत करने वाला और घर की हर जिम्मेदारी चुपचाप उठाने वाला देवेश पहली बार करवाहट भरे और व्यंग भरे लहजे में बोल पड़ा, माँ, आपको क्या लगता है वह आपके मन मुताबिक चलने के लिए बैठी रहेगी? मतलब? कौशल्या देवी अपना रोना धोना भूलकर देवेश की तरफ देखने लगी। देवेश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं तो अपनी हैसियत के हिसाब से फर्ज जरूर निभाऊंगा। लेकिन आपने अपने छोटे लाडले अंकित को फोन किया था? सुमन की शादी के लिए वह कितने पैसे दे रहा है, कुछ बताया उसने? कौशल्या देवी का चेहरा ऐसे उतर गया मानो घाव पर नमक पड़ गया हो। वे अपने बड़े बेटे को यह कभी नहीं बता सकती थी कि उन्होंने छोटे बेटे को फोन तक नहीं किया था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानती थी कि मदद करना तो दूर, वो उल्टा अपनी बातें सुनाकर शादी का पूरा मजा खराब कर देगा। अपनी पोल खुलते देख उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, मैंने सोचा था कि फोन करूंगी, पर तुमने ही तो कहा था कि सब संभाल लोगे। मैं तो सब जगह यही गाती फिरती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा तो हीरे का टुकड़ा है, भला ऐसा बेटा किसे मिलता है? और फिर अनके ठहरा इतने दूर शहर में रहने वाला, उसे खामखा चिंता में डालने से क्या फायदा? जब मेरा बड़ा बेटा मौजूद है तो मैं दूसरों से उम्मीद ही क्यों करूं? देवेश ने मन ही मन सोचा, माँ, आप अपनी बातें मेरे मुंह में क्यों ठूस रही हैं? आप हजारों बार हाथ पैर जोड़ लेंगी तब भी आपका छोटा बेटा फूटी कौड़ी नहीं देगा। लेकिन उसने सीधे मुंह कहा, माँ, उसने तो शादी भी नहीं की है, शहर में किसी अमीर घर की इकलौती लड़की के साथ लिव इन में रहने लगा है। जैसे आपने सपना देखा था ना बड़े घर की लड़की का, वैसा ही है सब। चाहे तो खुद फोन करके पूछ लीजिए। सोशल मीडिया पर छोटे बेटे और उसकी महिला मित्र की साथ में एक ही घर की तस्वीरें देखते ही कौशल्या देवी सन्न रह गई। अंकित भले ही मनमर्जी करने वाला था, पर वह बिना शादी किए किसी लड़की के साथ रहने लगेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे तो सोचकर बैठी थी कि बेटा शहर में नौकरी करता है तो खूब दहेज गहने लेकर धूमधाम से ब्याह रचाएंगी और फिर बहू को अपनी उंगलियों पर नचाएंगी। अपने सारे सपनों को मिट्टी में मिलते देख वे चुपचाप अपने कमरे में गई और छोटे बेटे को फोन मिलाया। तूने ये क्या ड्रामा मचा रखा है? बिना शादी के उस लड़की के साथ रह रहा है? अपनी माँ को एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? अंकित बेपरवाही से बोला, आपको बताकर होता भी क्या माँ, आप करती ही क्या? जिंदगी भर दूसरों के काम में अड़ंगा लगाने के सिवा आपने किया ही क्या है? अगर आप बीच में पड़ती तो पूजा और मेरा रिश्ता ही खराब हो जाता। हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं और शादी का फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। और आप भाभी के साथ घर में कैसा बर्ताव करती हैं क्या मुझे नहीं पता? पूजा ये सब ढोंग और पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेगी। वह आज के जमाने की स्वतंत्र लड़की है। कौशल्या देवी बिफर पड़ी, बकवास मत कर, तू क्या समझेगा इन बातों को? बड़े भैया से हर महीने पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तेरी जबान इतनी चल रही है। खैर, सुना है किसी बड़े घर की इकलौती बेटी है, तो दहेज गहने और शादी का क्या? तू उससे शादी कब कर रहा है? बहू बनाकर घर कब लाएगा? घर में कहाँ? अंकित हंसते हुए बोला। घर में कहाँ मतलब? घर की बहू घर में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सब पुरानी बातें छोड़िए माँ, वह बचपन से शहर में पली बड़ी है, गांव कस्बे के माहौल में ढल नहीं पाएगी। और हम सिर्फ साथ रह रहे हैं, कोई शादी का कानूनी बंधन नहीं है जो मैं उसे आपके पास ले आऊं। हम दोनों एक ही दफ्तर में नौकरी करते हैं और अपना खर्च खुद उठाते हैं,
इसलिए उसके सामने जरा संभल कर बोलिएगा। कौशल्या देवी ने बात बदली। अच्छा, तेरी बहन सुमन की शादी की बात चल रही है। तेरे साथी का बाप तो बड़ा अमीर है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उससे कहकर या अपनी तरफ से कुछ पैसे भेज देता तो। अंकित ने साफ मना करते हुए कहा, बड़े भैया को सीधा पाकर उनकी गर्दन पर सवार हो रही है ना। घर का बड़ा बेटा बनकर पैदा हुआ तो उसकी जिंदगी तो आपने नरक बना दी है। ना भाभी कहीं घूमने फिरने जा पाई, ना अपनी बच्ची को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। अब मेरे पीछे क्यों पड़ी है? उससे उसे मायके के पैसे मांग कर अपनी बेइज्जती करवाऊंगा क्या? मैं कोई पैसे नहीं दे सकता। रात में देवेश ने खिचड़ी और चोखे के साथ ही अपना खाना खुशी खुशी निपटाया। नया मकान बनवाने के बाद से घर में अच्छा खाना बनना बंद हो गया था। सुमन, माँ और छोटी बच्ची के लिए ही जो थोड़ा बहुत अच्छा खाना बनता सो बनता। वे पति पत्नी तो जैसे तैसे आधा पेट खाकर ही गुजारा कर रहे थे। आखिर परिवार जो चलाना था। रात को अकेला पाकर देवेश ने बड़े ही नर्म और थके हुए स्वर में अनामिका से पूछा, अनामिका, तुमने माँ को गहने क्यों नहीं दे दिए? देती तो मेरी थोड़ी मदद ही हो जाती ना। सच कह रहा हूँ अनामिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सुमन की शादी का इंतजाम कैसे करूं। देवेश हताश होकर बोला। अनामिका ने नरम स्वर में कहा, जितनी आपकी हैसियत है उतना ही कीजिए। आगे की बात कौन जान सकता है। माँ जी बहाने बना बनाकर अब से सारे पैसे ऐंठ लेती है। कल को अगर परिवार पर कोई अचानक मुसीबत आ पड़ी तब आप क्या करेंगे? कैसे संभालेंगे सब? वे गहने मेरे बुरे वक्त की जमा पूंजी है। हमारी पारुल भी तो बड़ी हो रही है। पैसों की तंगी की वजह से हम उसे किसी बड़े महंगे स्कूल में तो दाखिला दिला नहीं पाए, लेकिन अगर वह आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करती है तो उसकी उच्च शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। एक माँ होने के नाते यह इंतजाम तो मुझे ही करके रखना होगा ना। अनामिका ने आगे कहा, आप अपनी माँ की सुनते हैं सुनिए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उन गहनों की उम्मीद मत रखिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, उतनी ही जिम्मेदारी का बोझ अपने सर लीजिए जितना उठा सके। देवेश ने सफाई देते हुए कहा, माँ मुझसे प्यार करती है, मुझसे उम्मीदें रखती है, इसलिए घर की हर तकलीफ मुझे बताती है। प्यार ना करती तो भला सब कुछ मुझसे ही क्यों कहती? छोटा अंकित भी तो है, क्या उससे कभी कोई उम्मीद रखती है? देखा नहीं, हमेशा यही गाती रहती है कि मेरा बड़ा बेटा तो हीरे का टुकड़ा है। अनामिका एक अजीब सी कड़वी मुस्कान मुस्कुराई और बोली, जहाँ उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं होता वहाँ इंसान धीरे धीरे खुद ही पीछे हट जाता है। माँ जी आपसे प्यार नहीं करती, वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करती हैं। ये बात सब समझते हैं, बस एक आप ही नहीं समझते। अनामिका की बातें देवेश के कानों में हथौड़ी की तरह गूंजती रही। देर रात तक उसे नींद नहीं आई, वह बस सोचता ही रहा। अगले दिन सुबह वह चुपचाप खाना खाकर काम पर निकल गया। दफ्तर में भी काम के बीच बीच में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। शाम को ऑफिस के बाहर खड़े होकर रामू की ढाबे पर चाय पीते पीते उसके दिमाग में एक योजना आई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि प्यार के नाम पर लादी गई जिम्मेदारियों के बोझ तले वह दिन भर दिन दबता ही जा रहा था। उसे आज ये जानना ही था कि अनामिका की सोच सही है या माँ सचमुच उसे दिल से प्यार करती है और इसलिए हर मुसीबत में अपने बड़े बेटे का सहारा ढूंढती है। देवेश चेहरे पर गहरी चिंता के भाव लिए घर पहुंचा। सोफे पर बैठकर कौशल्या देवी बड़े खुश मिजाज अंदाज में सुमन के साथ शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रही थी। बेटे को अंदर आते देखकर वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने उसके थके चेहरे को देखा तो सही, लेकिन इन सब बातों पर अपना दिमाग खपाने या समय बर्बाद करने की आदत उनकी नहीं थी। वे सीधे मुस्कुराते हुए बोली, पैसे का इंतजाम हो गया क्या? देवेश गंभीर होकर बोला, एक रास्ता निकला है माँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। ये नया घर गिरवी रखना पड़ेगा, तभी दफ्तर से लोन पास होगा। बहुत भारी रकम की बात है, लेकिन अगर लोन पास हो गया तो मैं महीने के खर्चे के लिए घर में उतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। आप समझ ही रही है, लोन की किश्तें चुकाने के बाद इतने पैसे बचेंगे नहीं। कि पैसे नहीं दे पाएगा मतलब? कौशल्या देवी का मुंह उतर गया।
अगर तू ठीक से पैसे नहीं देगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तुम तीनों और हम दोनों, कुल 5 लोग हैं। महीने भर का राशन, साग, सब्जी, दूध में ही कितने पैसे निकल जाते हैं। फिर सुमन की नई नई शादी होगी। साल भर दामाद को 30 त्योहार पर नौछावर और भेंट भेजनी पड़ेगी। वे घर आएंगे तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। इतने कम पैसों में मैं ये सब कैसे संभालूंगी? अचानक कुछ याद आने के अंदाज में कौशल्या देवी बोली, पारुल तो भी बहुत छोटी है, उसका डांस क्लास जाना कुछ दिनों के लिए बंद करवा दे। जब हाथ में पैसे आ जाएंगे तब फिर भेज देना। पहले इस मुसीबत को संभाल। देवेश की आंखों में आंसू आ गए। डांस ही तो छोटी सी बच्ची का इकलौता शौक था। इस तंग गृहस्थी में वह अपनी बेटी को और दे ही क्या पाता। कितनी गुनी बच्ची है, कभी किसी बात की जिद तक नहीं करती, और उनकी अपनी माँ उसकी दादी होकर उसकी छोटी सी खुशी छीनने पर उतारू है। तो क्या अनामिका सही कह रही थी? माँ सब कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। देवेश ने खुद को संभाला और धीमे स्वर में कहा, ठीक है माँ, ऐसा ही सही, लेकिन आप जरा जमीन के कागजात निकाल कर रखिए। कल मैं दफ्तर ले जाऊंगा, तभी तो लोन मिलेगा और शादी की खरीदारी शुरू हो पाएगी। घर गिरवी रख दोगे कहने से ही गिरवी रखा जाएगा क्या? सुमन गंभीर चेहरे बनाकर बीच में बोल पड़ी। ये घर अकेला तुम्हारी जायदाद नहीं है भैया, ये जमीन माँ के नाम पर है और इस पर मेरा और अंकित भैया दोनों का पूरा हक है। कल को अगर तुम लोन न चुका पाए और घर नीलाम हो गया तो हम दोनों भाई बहन सड़क पर आ जाएंगे। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अंकित भैया भी तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं होंगे। तुम्हें जहाँ से इंतजाम करना है करो, पर इस घर पर आंख मत गड़ाओ। देवेश ने मुंह बनाकर लाचारी दिखाई। माँ, आप ही तो इस घर की मालकिन है। आपके कहने पर ही मैंने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर पुराना घर तुड़वाया और नया 2 मंजिला मकान बनवाया। मैंने बहुत जगह कोशिश कर ली माँ, कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। आप ही बता दो मैं कहाँ से इंतजाम करूँ। बस घर के कागजात दे दो ताकि दफ्तर से लोन मिल जाए। पूरा घर मैंने अपने पैसों से बनवाया है। वादा करता हूँ कि वक्त रहते लोन चुकाकर कागजात आपके हाथ में सौंप दूंगा। चुका दोगे कह तो रहा है, पर बाद में अगर नहीं चुका पाया तो? कौशल्या देवी तपाक से बोली। अभी से तो पैसों की तंगी का रोना रो रहा है। सुमन गलत थोड़ी कह रही है। इस घर पर उन दोनों का भी तो हक है ना। अगर तू कोई गलत बात कहेगा तो मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। मुझे अपने उन दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना है। उन दोनों को बेदखल करके मैं तेरे हाथ में कागजात कैसे थमा दूं? वे आगे बोली, देख तो रहा है सुमन तैयार नहीं है। इससे तो बेहतर है कि तू बहू के गहनों में से कुछ गहने बेच दे। बाद में जब हाथ में पैसे आएंगे तब बनवा देना। गहने तो आपके पास भी बहुत है माँ, देवेश ने कहा। अगर आप अपने गहने बेच दे तो भी तो काम चल जाएगा ना। बेटा होकर तेरी नजर अपनी माँ के गहनों पर है? कौशल्या देवी रोना धोना मचाने लगी। राम राम, कैसा बेटा पेट में पाला था मैंने। आज तक सारे रिश्तेदारों में तुझे सोने जैसा बेटा कहता आई हूँ और तू मुझे ये सिला दे रहा है। अगर सारे गहने दे दूंगी तो मेरे बुढ़ापे और भविष्य का क्या होगा? कल को अगर मैं बीमार पड़ गई तब? मैं सारे गहने देने को कहाँ कह रहा हूँ माँ, बस थोड़े से दे दीजिए ताकि फिलहाल बहन की शादी का काम निकल जाए। और मैं हूं ना माँ, मुझ पर भरोसा रखिए। आप भी तो सबको कहती हैं कि जब तक बड़ा बेटा साथ है आपको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। कौशल्या देवी का मुंह करवाहट और व्यंग से टेढ़ा हो गया। वे तंज कसते हुए बोली, जो बेटा अपनी बहन की शादी के लिए घर गिरवी रखने चला है और अपनी माँ के गहनों पर हाथ मारना चाहता है, वह क्या खाक मेरा भविष्य देखेगा? और मेरा भविष्य? मेरे भविष्य का क्या? मेरे भविष्य के नाम तो कुछ भी नहीं है। क्यों माँ? देवेश की आवाज में दर्द छलक पड़ा। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए शायद मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। मेरी बच्ची की भी कोई इच्छा निच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी पत्नी के कोई अरमान नहीं होने चाहिए। उनका कोई भविष्य नहीं है और ना ही उन्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं बस कोल्हू के बैल की तरह इस परिवार के लिए खटता रहूं। सबकी फरमाइशें पूरी करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन मेरा किसी चीज पर कोई हक नहीं है, आप यही कहना चाहती है ना माँ? देवेश रुककर आगे बोला, सुमन की फरमाइशें क्या मैंने आज तक पूरी नहीं की है? उसने जब जो मांगा देने की कोशिश की, और आप मेरी मासूम बच्ची की एक लौते शौक, उसकी डांस क्लास पर भी हाथ साफ करने चल पड़ी। कौशल्या देवी अकबकाकर बोली, अरे तू क्या उल्टा सीधा बके जा रहा है? तब से मैंने क्या इतना सब सोच समझ कर बोला था? तुझे तकलीफ हो रही थी इसलिए तो कहा ना। क्या मैं तुझसे कम प्यार करती हूँ? बात आगे बढ़ाए बिना देवेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जिसे जो समझना था वह समझ चुका था। कमरे के बाहर माँ बेटी की आंखें मिली। सुमन फुसफुसाकर बोली, माँ क्या भैया हमारा मकसद समझ गए हैं? वे पैसे देंगे भी या नहीं? तो रुक, मैं देखती हूँ, कौशल्या देवी बोली। बरसों पुराना कमर का दर्द भूलकर वे अपने बड़े बेटे के पसंदीदा पकौड़े तलने रसोई में चली गई। जैसे भी हो बड़े वाले को मनाना ही पड़ेगा। आखिर उसके जैसा सीधा साधा बेटा भी कहीं मिलता है क्या? बाकी सब तो अपना अपना फायदा बखूबी समझते हैं। देवेश फ्रेश होकर बाहर निकला तो कौशल्या देवी तुरंत उसके पास आई। देवेश की आंखें सूजी हुई थी। आदमियों की रोने की जगह ही कितनी होती है। माँ के छलावे में आकर उसने न जाने कितने साल अपनी पत्नी और बच्ची की अनदेखी की थी। कौशल्या देवी मुस्कुराते हुए बोली, गृहस्थी में रहते हुए गुस्से में थोड़ा बहुत कहा सुनी तो हो ही जाती है बेटा। अब उन बातों को दिल से लगा कर रखेगा तो कैसे चलेगा? देख तेरे मनपसंद पकौड़े तले हैं, खा ले, फिर आराम से बातें करते हैं। तू खुद ही ठंडे दिमाग से सोच, सुमन कुछ गलत थोड़ी ही कह रही है। दामाद कैसा मिलेगा कोई नहीं जानता, उसके भी तो भविष्य का सवाल है ना। तू कल कहीं और से पैसे की कोशिश कर, तू चाहे तो सब कर सकता है। परिवार के लिए आज तक सब किया ही तो है तूने। देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी कहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा हीरा है। देवेश ने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, माँ मैंने शहर में ट्रांसफ़र के लिए अर्जी दे दी है। अगले हफ्ते ही हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। पारुल का दाखिला भी अब वहीं के किसी अच्छे स्कूल में कराऊंगा। अनामिका कब आकर पास खड़ी हो गई थी, कौशल्या देवी ने ध्यान ही नहीं दिया। अनामिका को देखते ही वे बिफर पड़ी। अब मुझे समझ आया, तूने ही देवेश के कान भरे हैं ना। मेरा सीधा सादा बच्चा, शर्म नहीं आती तुझे? देवेश ने बीच में टोकते हुए कहा, माँ ये फैसला पूरी तरह से मेरा अपना है। अनामिका को भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं होगा। आप भी समझ ही रही हैं माँ, अब से मेरे लिए दो घरों का पूरा खर्चा उठा पाना मुमकिन नहीं होगा। सुमन ग्रेजुएट है, आराम से ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस उम्र में जब उसने अपना भविष्य इतने अच्छे से समझ लिया है तो मेहनत भी कर सकती है। आपकी बैंक एफडी के ब्याज से भी अच्छा खासा पैसा आ जाता है। मैं भी हर महीने थोड़ा बहुत भेज दिया करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कर पाना मेरे बस की बात नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं आपका वह लायक बड़ा बेटा नहीं बन पाया। तू कौशल्या देवी के मुंह में शब्द अटक गए। वे छाती पीटकर रोने धोने लगी। मैं सारे नाते रिश्तेदारों को बताऊंगी कि तूने अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया, इस बहू के चक्कर में आके, इसी बहू की पट्टियों की वजह से। कभी एक एक पैसे का मुंह नहीं देखा था इस लड़के ने, और आज अपनी सगी माँ को ही पराया कर दिया। कौशल्या देवी रोते चीखते हुए बोली। देवेश ने शांत होकर कहा, आपको जो मन आए कह सकती है माँ, लेकिन मेरे इस फैसले में अब कोई बदलाव नहीं आएगा। पकौड़ों की प्लेट को छुए बिना ही देवेश वहां से उठकर चला गया। कौशल्या देवी पत्थर की मूर्त बनी वहीं बैठी रह गई। क्या हद से ज़्यादा दबाव बनाना और अपने स्वाद के चक्कर में उन्होंने अपने सीधे सादे और भले बड़े बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। ये कहानी केवल एक परिवार का किस्सा नहीं, बल्कि हमारे समाज के उन अनगिनत बड़े बेटों की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है, जो जिम्मेदारी और त्याग के नाम पर जीवन भर पिसते रहते हैं। अपनों का साथ देना और फर्ज निभाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने ही परिवार और बच्चों के अधिकारों की बलि देकर दूसरों की अनुचित मांगों को पूरा करते रहना प्यार नहीं बल्कि शोषण बन जाता है। अपनी सीमाएं तय करना और सही समय पर ना कहना अपनों से धोखा या बेवफाई नहीं है,
बल्कि अपने और अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक सही और ज़रूरी कदम है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके या आपके परिवार में ऐसा कभी हुआ है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।